जैसे ही वो कड़क आवाज लालू के कान में पहुंची, वैसे ही लालू एकाएक स्टन रह गया था। जब लालू ने उस आवाज के डायरेक्शन का पीछा किया, तो देखा कि अलीबाग गांव का सरपंच गोपी शंकर गांव के 5 से 6 लोगों के साथ उसके सामने खड़ा था। इस इंसिडेंट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सरपंच गोपी शंकर को पहले से ही पता था कि गांव का कोई इंसान आएगा और विराज को बचाएगा। शायद गोपी शंकर को यह भी पता था कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि लालू होगा। तभी तो गोपी शंकर पुरानी हवेली के बाहर छिपकर इस नजारे को देख रहा था और लालू को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। इस प्लान में वो कामयाब भी रहा और लालू को उसने रंगे हाथ भी पकड़ लिया था। ऑफ कोर्स, गोपी शंकर का मेन प्लान यही था कि वो लालू को किसी भी तरह से इस मामले में फंसाए, उसे इस गांव से बाहर निकाले, जिससे लालू की बीवी हमेशा के लिए गोपी शंकर को मिल जाए। रंगीन बाजी देख रहे हैं आप इनकी, भसड़ मचा रखी है। लेकिन लालू को अपनी कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस अभी भी विराज की चिंता सता रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं गोपी शंकर के लोग दोबारा विराज को ना पकड़ ले। ये ख्याल आते ही लालू किसी फौलाद की तरह उन 5 से 6 लोगों के सामने खड़ा हो गया और पूरे जोश के साथ जोर से चिल्लाते हुए बोला, गोपी शंकर, तूने इतने सारे लोगों के साथ मिलकर मेरे दोस्त को फंसाने की कोशिश की, जिससे सुषमा आंटी के घर वो जमीन वाला मैटर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तू तो उस प्लान में कामयाब भी रहा, तो अब तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? लालू के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर गोपी शंकर शर्म के मारे गुस्से से लाल पीला हो गया था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके सामने सुषमा आंटी के उस घर और जमीन की बात करे। और सही मायनों में देखा जाए तो गोपी शंकर लंबे समय से लालू से छुटकारा पाना चाहता था। अब चूंकि तुमने ये कह ही दिया है तो ठीक है, मैं उस लड़के को जाने देता हूं। लेकिन अब जब वो लड़का चला गया है तो उसके बदले में पनिशमेंट तुम्हें देना होगा। ये बोलते ही गोपी शंकर ने गांव के कुछ लोगों को हाथ से इशारा किया और कहा, इसे अंदर लेकर चलो। लेकिन गोपी शंकर के इस ऑर्डर को सुनने के बाद भी गांव के कुछ लोग अपनी जगह से नहीं हिले, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे कि लालू कितना पावरफुल है। नॉर्मल इंसान लालू से लड़ाई नहीं कर सकता था, क्योंकि लालू की ताकत का कोई जवाब नहीं था। जब गोपी शंकर ने देखा कि उसके ऑर्डर देने के बाद भी कोई अपनी जगह से नहीं हिला है, तो गोपी शंकर ने गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग किस बात से डर रहे हो? अगर लालू ने रेजिस्ट किया तो तुरंत ही हम उन दोनों लड़कों को पकड़ लेंगे। सिंपल। मुझे पूरी उम्मीद है कि लालू इसकी जिम्मेदारी लेगा और हमारा सपोर्ट करेगा। ये बोलते ही गोपी शंकर ने लालू की तरफ देखा और अपने दांतों को पीसते हुए बोला, क्यों लालू, मैंने अभी जो भी कहा वो सही है ना? तुम सपोर्ट करोगे ना? ये कहना एकदम सही होगा कि गोपी शंकर ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से समझता था। गोपी शंकर बहुत अच्छे से जानता था कि लालू विराज को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, और गोपी शंकर के पास विराज की जगह अब लालू को 3 दिन उस पुरानी हवेली में बंद करने का अच्छा मौका था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि गोपी शंकर को विराज से कोई मतलब नहीं था। रही जमीन की बात, तो वो तो जैसे तैसे झूठे दस्तावेजों से भी हथियाया जा सकता था, लेकिन इससे लालू को गांव से बाहर नहीं निकाला जा सकता था। गोपी शंकर का मेन लक्ष्य लालू को गांव से बाहर निकालना था। और रोचक बात यह थी कि इस बारे में लालू को कुछ भी नहीं पता था। जिस बीवी के बारे में वो विराज को बता रहा था, उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका चक्कर गांव के सरपंच गोपी शंकर के साथ चल रहा है। अरे खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो? पकड़ो इसे और लॉक कर दो। जब गोपी शंकर ने दोबारा ऑर्डर दिया तो हिम्मत जुटाकर कुछ लोग आगे बढ़े और उन्होंने दोनों तरफ से लालू को पकड़ लिया था और उसे पुरानी हवेली के उस कमरे की तरफ ले जाने लगे जहां पर पहले विराज और जितिन को रखा गया था। एक तरफ ये सब कांड हो रहा था तो दूसरी तरफ इस समय विराज और जितिन अलीबाग गांव से बाहर निकल गए थे। जंगल से बाहर आने के बाद अब उन्हें एक पहाड़ की चढ़ाई करनी थी। पहाड़ के नजदीक पहुंचते ही अचानक से विराज के कदम रुक गए थे। विराज भाई, क्या हो गया?
जब जितिन ने देखा कि विराज आगे नहीं बढ़ रहा है, तो तुरंत ही जितिन ने विराज से सवाल पूछ डाला था। विराज ने जितिन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उधर खड़े होकर अलीबाग गांव की तरफ देखने लगा था। ये देखकर तुरंत ही जितिन विराज के सामने गया और बोला, विराज भाई, क्या आप थक गए हो? क्या मैं आपको ऊपर उठाकर ले चलूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जितिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विराज के कदम अचानक से शांत क्यों पड़ गए थे। जब जितिन ने देखा कि विराज की नजर अलीबाग गांव के डायरेक्शन की तरफ देख रही है, तो जितिन सचेत हो गया था। उसे लगा कि शायद उनके पीछे कोई आ रहा है और तुरंत ही जितिन की पोजीशन बदल सी गई थी, जिससे अगर कोई आए तो जितिन उसका सामना कर सके। तो फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हमें अभी पहाड़ की चढ़ाई करनी है, तभी पूरी तरह से इस गांव से बाहर निकल पाएंगे। विराज के आगे नहीं बढ़ने का कारण उसकी थकावट नहीं थी, बल्कि उस पहाड़ से विराज का एक अलग ही रिश्ता था। दरअसल ये बात कई साल पुरानी है। सुषमा आंटी और सुब्बू अंकल का एक पोता था जो विराज की उम्र का ही था। उसे एक बीमारी थी जिसका इलाज करवाना बहुत ही मुश्किल था। उस समय सुषमा आंटी और सुब्बू अंकल के पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो अपने पोते का इलाज करवा सके। 2 दिन अस्पताल में तड़पने के बाद उनके पोते ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। सुषमा आंटी और सुब्बू अंकल ने अपने पोते को इसी पहाड़ की चोटी पर दफनाया था और उस दिन से विराज ही उनका पोता बन गया था। जब विराज को ये सब याद आया तो उसके कदम उस पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। हालांकि उस बात को कई साल बीत गए थे, लेकिन उसके बाद भी विराज को ये पहाड़ याद था। वो यादें याद थी जो उसने उस समय एक परिवार के रिश्ते से देखी थी। उन यादों को संजोते हुए विराज ने धीरे धीरे उस पहाड़ पर चढ़ना तय किया। पहाड़ की हाइट ज्यादा नहीं थी, इसीलिए कुछ ही मिनटों में विराज पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया था। जंगली पौधे उस पहाड़ की चोटी पर विराज का इंतजार कर रहे थे। उन पौधों को देखकर उसे यकीन हो गया कि सुषमा आंटी का असली पोता अतीत में पूरी तरह से विलीन हो चुका था। कब्र के सामने पहुंचकर विराज अपने दोनों घुटनों को नीचे टिकाते हुए उस कब्र के सामने बैठ गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब अभी अभी हुआ हो। जैसे फिल्मों में एक सीन को बार बार दिखाया जाता है, वैसे ही विराज के दिमाग में कई साल पुराने सीन लगातार चल रहे थे। सुषमा आंटी और सुब्बू अंकल के पोते के जाने के बाद ऑर्फनेज के बाकी लोगों में एक विराज ही था जिससे सुषमा आंटी और सुब्बू अंकल सबसे ज्यादा प्यार करते थे। और उस हादसे के बाद से विराज ने उनके पोते की भूमिका निभाना शुरू कर दिया था। भले ही सुषमा आंटी और सुब्बू अंकल का साथ विराज को लंबे समय तक नहीं मिला, लेकिन वो यादें अभी भी विराज के दिल में थी और घर बना चुकी थी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हें यहाँ देखने आया हूँ। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जितिन पूरे माजरे को समझ गया था। तुरंत ही जितिन भी आगे बढ़ा और दोनों घुटनों को नीचे टेकते हुए उस कब्र के पास बैठ गया था और बोला, छोटे भाई, आपके बड़े भाई और उनका बॉडीगार्ड आपको देखने आया है। आपके भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके नए जीवन ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया होगा। आपकी आत्मा की शांति की दुआ चाहते हैं। वैसे तो जितिन को विराज की इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसके बाद भी जितिन विराज के दुख में फुल सपोर्ट कर रहा था। ना जाने कितने समय तक विराज उस कब्र के सामने यूं ही बैठा रहा और जब वहां से उठा तो उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ते हुए जितिन से कहा, चलो चलते हैं। विराज की बात सुनकर तुरंत ही जितिन ने अपना सर हिलाया और कहा, विराज भाई, हम कहां जा रहे हैं? हम हमारी मंजिल पर। ये बोलते हुए विराज उस पहाड़ की चोटी से नीचे आने लगा था और जितिन भी उसके पीछे पीछे नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो दोनों उस पहाड़ की चोटी से नीचे आए, उनकी आंखों के सामने कैलाश चौधरी की कार खड़ी थी। कैलाश की कार? ये यहाँ क्या कर रही है? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जितिन ने विराज से कहा, विराज भाई, हमें उससे क्या करना? हमारा काम तो आसान हो गया ना,
अब भागने के लिए हमारे पास कार है, उसे मजा चखाते हैं। जब विराज की नजर कैलाश की कार पर पड़ी थी, तो अचानक से विराज के दिल में नफरत उबलने लगी थी। अगर कैलाश की कार वहां थी, तो यानी कैलाश भी वहीं होगा। कैलाश से अपनी नफरत निकालने का विराज के पास ये एक अच्छा मौका था, क्योंकि कैलाश चौधरी की मदद से ही गोपी शंकर ने सुषमा आंटी का घर हड़पा था, और अब वो उस जमीन को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। जितिन के हाथ में तो पहले से ही खुजली होने लगी थी। कैलाश चौधरी जैसे स्काउंड्रल को मजा चखाने में जितिन को भी बहुत मजा आता था। कैलाश को मारने में जितिन को बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होने वाला था। विराज और जितिन दोनों की ही सोच मिल रही थी, और इसी के साथ उन दोनों के कदम भी कैलाश की कार की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही विराज और जितिन कैलाश की कार के पास पहुंचे और उन्होंने खिड़की से अंदर का नजारा देखा, तो दोनों के होश उड़ गए थे। अभी विराज और जितिन उस नजारे को देखकर संभले भी नहीं थे कि अचानक से वो कार जोर जोर से हिलने लगी थी। डांसिंग कार। अंदर क्या हो रहा होगा ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अपनी पब्लिक बहुत समझदार है भाई। उस हिलती हुई कार को देखकर विराज की दोनों भुहें ऊपर की ओर उठ गई थी। कैलाश चौधरी तो सिर्फ विराज और जितिन को यहाँ लेकर आया था, तो फिर कार में ये औरत कौन है? यही सवाल विराज को खाया जा रहा था। एक तरफ उस नजारे को देखकर विराज कंफ्यूज्ड था, तो दूसरी तरफ जितिन के कदम कच्चे रास्ते की तरफ बढ़े और उसने एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथ में उठा लिया था। पूरे जोश के साथ जितिन कैलाश की कार की तरफ बढ़ने लगा, और मौका देखते ही जितिन ने उस पत्थर को कार की विंडस्क्रीन पर दे मारा। छपाक की आवाज के साथ कार का शीशा उतर चुका था, और कार में मौजूद दो लोग शॉक्ड होते हुए अपनी सीट पर उछल पड़े थे। साला कौन है? कौन किया ये? कैलाश चौधरी तो अपनी कार में एंजॉय कर रहा था, जब अचानक से उसकी कार के आगे का कांच टूट गया, तो उसके तोते उड़ गए थे। उसका पूरा शरीर गर्म से ठंडा हो गया था। भाई साहब ने अपने सारे कपड़े उतारे हुए थे, इसीलिए कार से बाहर निकलने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा था। जैसे तैसे कैलाश ने अपनी पैंट ऊपर उठाई, और बेल्ट लगाते हुए जब उसकी नजर उस टूटे हुए कांच से बाहर गई, तो अपने सामने मौजूद विराज और जितिन को देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया था। तुम दोनों साले कमीनों, तुम दोनों को तो पुरानी हवेली में बंद कर दिया था ना? विराज ने कैलाश के सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज किया, या फिर यूं गए कि उसका जवाब देना ठीक नहीं समझा। विराज ने देखा कि कैलाश के ठीक पास में एक औरत थी, जो अपने कपड़ों में अपने सर को छिपाने की कोशिश कर रही थी। जितिन, इस आदमी को कार से बाहर निकालो। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जितिन ने अपना सर हिलाया, और उसके कदम कार के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। कार का दरवाजा खोलते ही जितिन ने कैलाश का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती कार से खींचकर बाहर निकाल दिया था। क्या होगा आगे? विराज अब कैलाश के साथ क्या करने वाला था? क्या विराज कैलाश को माफ करेगा, या फिर विराज कुछ अलग खेल खेलने वाला था? क्या विराज कैलाश को छोड़ने के लिए कुछ करवाने वाला था? गोपी शंकर ने जिस तरह से सुषमा आंटी की जमीन हथियाई, क्या विराज भी कैलाश से उस काम को करने का सहारा लेगा? क्या कैलाश के पास बचने का कोई तरीका होगा? आखिर कैलाश के साथ कार में मौजूद वो औरत कौन थी? क्या वो रुचिका थी, या फिर इस कहानी में अभी और भी कई ट्विस्ट आने बाकी हैं? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।